This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। कांग्रेस और राहुल गांधी का भविष्य क्या होने वाला है, ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी केरल में हैं और प्रियंका भी असम, तो कभी यूपी में जोर लगाती दिखती हैं। G23 नेता अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़े दिख रहे हैं। राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सत्ता में साझेदार है। लोकसभा में कांग्रेस 51 और राज्यसभा में 36 सांसद हैं, यानी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। अब कांग्रेस का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 5 प्रदेशों में होने वाले चुनावों का नतीजा क्या रहेगा, खास तौर पर केरल में, जहां एक चरण में ही यानी 6 अप्रैल को वोटिंग हुई है। सबसे पहले बात G23 की करते हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर और आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने मिलकर एक समूह बनाया है G23। गुलाम नबी आजाद इसे गांधी 23 कहते हैं। ये उन नेताओं का ग्रुप है जिनकी मांग पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की है। इन नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की बात कही गई। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से अभी तक कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है। राहुल गांधी कई बार अध्यक्ष बनने से मना कर चुके हैं। वहीं पार्टी नेताओं का एक धड़ा उन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहता है। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं। G23 को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं, कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया, सम्मान दिया, नाम दिया, पार्टी की वजह से वो लोग नेता बने। अब वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। ये लोग मंत्री रहे, सांसद रहे, राज्यों के इंचार्ज रहे। अब अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। मेरी राय से ये अनुशासनहीनता है, बाकी पार्टी जो फैसला करे। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात शुंगलू कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले महीनों में पार्टी में चुनाव हो। पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक बार राजेश पायलट ने भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। G23 के नेताओं की आंतरिक लोकतंत्र को लेकर कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन इसके तमाम फैसले राहुल गांधी पर निर्भर करते हैं। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, या फिर राहुल इस बात को नहीं जानते हैं। जब से वो अमेठी हारे हैं तब से शायद ही वो यूपी आए हों। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रदेश में केवल 1 सीट ही हासिल हुई। राहुल गांधी अपने गढ़ कहे जाने वाले अमेठी से चुनाव हार गए। प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर अमर उजाला के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार कुमार भवेश चंद्र कहते हैं, यूपी में पार्टी आगे बढ़ना तो चाहती है, लेकिन उसके पास अच्छा संगठन नहीं है। संगठन के लिए पार्टी ने कड़े फैसले भी किए। अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नए और युवा चेहरों को मौका भी दिया, लेकिन फिर भी कोई खास चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सूबे में संगठन कमजोर है। युवा और अनुभवी लोगों के बीच जो गैप है वो फिल नहीं हो पा रहा है। प्रियंका गांधी कभी आती हैं और कभी केवल ट्विटर पर ही सक्रियता दिखाती हैं। उन्होंने पिछले दिनों गंगा स्नान भी किया, निषाद परिवारों को घर भी गई थी, लेकिन फिर वो असम चुनाव में व्यस्त हो गई। प्रदेश काफी बड़ा है, लेकिन पार्टी के पास ऐसा लगता है जैसे नेताओं की कमी है। पुराने लोग किनारे लगे हुए हैं और नए लोग समझ नहीं पा रहे कि संगठन को कैसे खड़ा किया जाए। अब बात असम और केरल की कर लेते हैं। असम में 2001 से 2016 तक कांग्रेस की सरकार रही और तरुण गोगोई सीएम रहे। 2016 से अब तक असम में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस को 2016 में 126 में से 26 सीटें मिली थी। अब केरल का गणित समझिए। 2001 से 2006 तक और 2011 से 2016 तक केरल में कांग्रेस की सरकार रही। साल 2016 में चुनाव में कांग्रेस को 140 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें मिली थी। अब ऐसे में राहुल गांधी केरल में और प्रियंका गांधी असम में जोर आजमाइश कर रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि प्रियंका गांधी असम के चाय के बागानों में हैं और राहुल गांधी केरल में मछुआरों के साथ मछली पकड़ रहे हैं। इस पर काफी लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रभात शुंगलू कहते हैं, कांग्रेस और राहुल ऐसा स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं। तमिलनाडु और बंगाल में पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, ये बात वो भी जानते हैं। पुराने आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। बात रही पुदुचेरी की, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है और नारायणसामी वहां की स्थितियां संभाल रहे हैं। लेकिन अगर असम और केरल की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो पाती है तो ये बड़ी बात होगी।
समझिए कि केरल में अगर कांग्रेस जीतती है तो इसे राहुल गांधी की जीत के तौर पर भी देखा जाएगा। पार्टी में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और विरोध कम हो जाएगा। हो सकता है कि राहुल हीरो के तौर पर वापस लौटे और पार्टी की कमान संभालें। लेकिन अगर पार्टी यहां जीत नहीं पाती तो हालात पार्टी के लिए और राहुल के लिए कठिन भी हो सकते हैं। पर इस बीच एक सवाल उठता है कि राहुल प्रियंका ने बंगाल को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों किया। 1977 से आज तक वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और 2016 में कांग्रेस ने यहां से 44 सीटें जीती। इस बार कांग्रेस बंगाल पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वजह है कि प्रियंका और राहुल ने बंगाल में एक रैली भी नहीं की? प्रभाष शुंगलू कहते हैं बंगाल में कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को आगे बढ़ाया है, लेकिन प्रियंका और राहुल अगर बंगाल नहीं गए हैं तो इसके पीछे पुराने नतीजे हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस यहां से नहीं जीती है। कांग्रेस का गठबंधन वाम दलों के साथ है, लेकिन लड़ाई का फोकस टीएमसी बनाम बीजेपी ही है। कांग्रेस के इस कदम से ममता बनर्जी को फायदा भी मिल सकता है। हमने आपको असम, केरल और बंगाल के समीकरण तो समझा दिए, लेकिन अब बात तमिलनाडु और पुदुचेरी। तमिलनाडु में 1969 से लेकर आज तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं रही है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। 2016 के चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ हाथ मिलाया था। 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से उसने 8 सीटें जीती। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने तमिलनाडु में 8 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं। 2016 में कांग्रेस ने 15 सीट जीतकर यहां सरकार बनाई थी। वी नारायणसामी सीएम बने थे। 4 साल 261 दिन के बाद सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। अब 2021 में वहां चुनाव हो रहे हैं, जिनमें कांग्रेस ने पूरा दारोमदार नारायणसामी को ही सौंपा हुआ है। अब इस गणित को समझिए कि कांग्रेस जहां पुदुचेरी में नारायणसामी पर दांव खेल रही है, वहीं बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को आगे किया हुआ है। असम में तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई पार्टी का चेहरा बनकर उभरे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पार्टी को जीत दिलाई और शायद यही वजह है कि पार्टी उन्हें प्रमोट भी कर रही है। उन्हें असम चुनाव में भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत, पंजाब में अमरिंदर सिंह कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। वहीं एमपी में पार्टी अभी भी कमलनाथ को ही फेस बनाए हुए है। केरल में ओमान चांडी पार्टी के चेहरा थे, लेकिन उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। देखना होगा कि उनके बारे में राहुल क्या फैसला लेते हैं। अब आता है आखिरी सवाल, क्या इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे राहुल गांधी और कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे? इस पर वरिष्ठ पत्रकार कुमार भवेश चंद्र कहते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य तय करने वाले नहीं है। फोकस 2 राज्यों पर रहेगा, असम और केरल। राहुल गांधी केरल में मेहनत करते दिख रहे हैं। अगर पार्टी केरल में जीतती है तो राहुल के लिए G23 और बाकी सवालों का जवाब देना आसान होगा। और अगर असम में कांग्रेस जीतती है तो देश के मानचित्र पर राजनीतिक शाही अलग रंगों से दिखाई देगी। वहीं अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा तो सवाल दोगुनी तेजी से उठेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष शुंगलू कहते हैं राहुल ने पिछले 1-1.5 साल से काफी मेहनत की है। हर मुद्दे पर वे बात करते दिखते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। आप गौर करेंगे तो ट्रोल आर्मी राहुल का कुछ नया शेयर नहीं कर पा रही है। राहुल अपनी उस इमेज से बाहर निकलते दिखते हैं जो इंटरनेट पर बना दी गई थी। हालांकि ये बात भी सच है कि रिजल्ट ही अंतिम फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस की स्ट्रेटजी 5 राज्यों के लिए नहीं बल्कि 2 राज्यों के लिए थी और 2 मई को ही पता चलेगा कि ये रणनीति कितनी सफल रही। आपके लिए रिपोर्ट लाए थे हमारे साथी वरुण। आपका इस पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के भविष्य पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए द लॉरेंट टॉक।